वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास ये होगा बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी जो आपका पेपर हो रहा है, तो ये पेपर जो होगा आपका AAC 202 वाला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। यानी पाल वंश से हम लोग शुरू करेंगे अध्ययन, और उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे पाल वंश के बारे में। और इसके बाद में पाल वंश के बाद में से लेकर के और 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सोलंकी राजवंश से, परमार वंश से, चंदेल राजवंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश, कलचुरी वंश, यहाँ सबसे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेन राजवंश, तो यहीं सबसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने AAC 201 वाला देखा होगा, और आज के वीडियो के माध्यम से हम AAC 202 वाले पेपर को जो है के बारे में चर्चा करेंगे। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखेंगे। तो मैं 100 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा ताकि आप जो है उन्हीं में से सारे प्रश्न आपको मिल जाएं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और इससे पहले और भी वीडियो मैंने दिया है, लेकिन इसको आप देख लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। और जिन छात्र छात्राओं की परीक्षा माइनर में होने वाली है, जैसे राम मनोहर लोहिया में जो माइनर में लिए होंगे प्राचीन इतिहास, उनका ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप ये और ये सब वीडियो देख लीजिएगा। पेपर 1, पेपर 2 यानी AAC 201, 202 जो है ये सब देख डालिएगा। और इसके बाद में इनका जो पेपर होगा आपका, जैसे आपका पेपर होगा तुरंत आप हमारे पास 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसे ही आपका पेपर होता है तुरंत, जैसे 10-20 मिनट के बाद में जैसे पेपर खत्म हो, तुरंत आप निकलो, तुरंत फोटो खींच करके PDF बना करके उन सभी का सीरियल से और मेरे पास सेंड कर दो, तुरंत मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो ये बड़ा अच्छा काम होगा कि आप लोगों को तुरंत मिला पाएंगे कि भाई हमारा कितना प्रश्न सही किया हमने। ठीक है, चले। देवपाल किसका उपासक था, बताएं। देवपाल उपासक था, किसका उपासक था? बढ़िया प्रश्न है। देवपाल यानी पाल वंश का शासक है देवपाल, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया किसका उपासक है देवपाल। पाल वंश का स्थापना आप सभी लोग जानते हैं किसने करी थी? गोपाल ने करी थी। गोपाल पाल वंश का प्रथम शासक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बताएं, जो पाल वंश का शासक है देवपाल, अच्छा देवपाल द्वितीय शासक है पाल वंश का, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो पाल वंश का द्वितीय शासक कौन है? देवपाल है। और ये बताएं कि अच्छा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी देवपाल ने ही धारण करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देवपाल जो था वो किस धर्म का था? तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेन राजवंश का प्रथम शासक कौन था? सेन राजवंश का प्रथम शासक कौन था भाई? विजय सेन था। विजय सेन सेन वंश का प्रथम शासक था। वैसे तो जो है सेन वंश की स्थापना कौन करता है? तो सेन वंश की स्थापना वैसे तो सामंत सेन के द्वारा करी गई। यानी सेन वंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो आप बताओगे सामंत सेन, लेकिन सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बोलेगा तो विजय सेन आप लगाओगे। ठीक है, विजय सेन इज राइट आंसर, इसका B करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछे विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था, तो आप बताओगे शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कई प्रश्न आपके बन गए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है रानी दिद्दा शासिका थी। रानी दिद्दा जो थी कहाँ की शासिका थी? रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और उत्पल राजकुमारी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी उत्पल राजवंश की महारानी थी, कश्मीर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शासिका थी दिद्दा, रानी दिद्दा कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पाल राजा जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो पाल राजा जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी वो था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल ने करवाई थी। धर्मपाल के शासन की बात की तो 783 से लेकर के 820 तक शासन करता है, और बड़ा प्रतापी शासक है पाल वंश का धर्मपाल, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कर्म सुवर्ण की मतलब राजधानी थी, बताएं। कर्ण सुवर्म की राजधानी तो गौड़ थी। गौड़ नरेश की राजधानी कर्ण सुवर्म राजधानी किसकी थी? गौड़ों की राजधानी थी। और गौड़ शासक सबसे फेमस कौन था? शशांक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस अभिलेख में उल्लेख आया है कि गौड़ नरेश धर्मपाल प्रतिहार वंश के वत्सराज के द्वारा पराजित हुआ था? तो ये किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपका दौलतपुर अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महीपाल किस वंश का शासक था? फटाफट से आप बताएंगे। महीपाल का शासन जो रहा है 988 से लेकर के 1038 ईस्वी तक रहा है, और महीपाल पाल वंश का शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक था
तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा गोपाल जो है ये पाल राजवंश का संस्थापक था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, सेन वंश कहाँ के शासक थे, बताएं। सेन वंश कहाँ के शासक थे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा और बंगाल के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा है, यही प्रश्न कल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है। खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। शशांक का, देवपाल का, धर्मपाल का या हर्षवर्धन का। तो खालिमपुर अभिलेख जो है वो धर्मपाल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक बताएं। बिल्हड़ नहीं है, कल्हड़, कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, बिल्हड़ ने लिखा है विक्रमांक देव चरित, ठीक है। जयदेव की रचना है, ये गीत गोविंद का लेखक कौन है, जयदेव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, कपालिक किससे संबंधित है। तो कपालिक जो थे वो शैव धर्म की उपासना करने वाले हैं। शैव का एक भाग है कपालिक, शैव उपासना का एक प्रकार कपालिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, महावीर चरित और उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। तो महावीर चरित और उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। ये बात कौन है, भवभूति इसके लेखक हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोमपुरी महाविहार किस पाल शासक ने बनवाया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सोमपुरी महाविहार किस पाल शासक ने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आता है, दाय भाग के रचयिता कौन थे, बताएं। दाय भाग के रचयिता थे जीमूत वाहन, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और गौड़वोह के रचयिता वाकपति, ध्यान रखेंगे इस बात को, वाकपति थे, बिल्कुल समझ में आ गई चीजें। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस पाल शासक कौन से पाल शासक धर्मपाल की उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि से संबोधित किया। तो सोंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वह कौन पाल शासक था जो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गया। तो वो था देवपाल। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थापित कर दी थी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुवर्ण भूमि के किस शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। तो 5 गांव किसने दान दिया था नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए, किसने दिया था, बालापुत्र देव ने। बालापुत्र देव करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान दिए थे, बताएं। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान दिए थे। धर्मपाल, पाल वंश का शासक है, उसने दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, धर्मपाल था। कब से कब तक शासन है धर्मपाल का, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक शासन करता है धर्मपाल, ये बात ध्यान रखेंगे। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 750 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, बताएं। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल किस धर्म का अनुयायी था। तो पाल वंश का शासक गोपाल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पाल वंश के प्रमुख शासक थे, याद कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को। पाल वंश के प्रमुख शासक थे, पाल वंश के प्रमुख शासक कौन है भाई, बताएं फटाफट से आप बताएंगे। पाल वंश के प्रमुख शासक गोपाल, धर्मपाल या महीपाल या नारायणपाल या फिर नयपाल। देखें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, गोपाल, धर्मपाल और महीपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था। तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, ठीक है, 3। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से कब संबोधित किया गया था। तो उत्तरापथ क्या बोला गया, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से इसको संबोधित किया गया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। फटाफट से आप बताएंगे, बादल अभिलेख में, मधुबन अभिलेख में, हरहा अभिलेख में या एहोल अभिलेख में। तो बताएं किस में मिलता है, एहोल अभिलेख में मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में युद्ध का वर्णन, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
बताएं एहोल अभिलेख का लेखक कौन है? एहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, एक बात मेरे मुंह से और निकल रही थी, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? तो आप बताओगे विल्हण है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एहोल अभिलेख की तिथि क्या है? एहोल अभिलेख की तिथि कितनी है? 634 ईसा मतलब ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांची कोंड की उपाधि धारण की थी किसने? कांची कोंड की उपाधि विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किसने किया था? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था महमूद गजनबी या महमूद गजनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कल्याणी की पश्चिमी चालुक्य शाखा के संस्थापक कौन थे? कल्याणी की पश्चिमी चालुक्य शाखा के संस्थापक थे तैलप द्वितीय या तैल द्वितीय। 793 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में करा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मंगलेश संबंधित था, मंगलेश बताएं संबंधित था पाल वंश से, चोल वंश से, चालुक्य वंश से या वर्धन वंश से? तो मंगलेश जो है वो चालुक्य वंश से रिलेटेड है। मंगलेश का शासनकाल की बात करें तो 597 से लेकर के 609 ईस्वी तक शासन किया था इसने। चालुक्य वंश का शासक है। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बताएं, चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित करा था? भीम द्वितीय ने पराजित करा था। कब पराजित किया था? कयादरा मतलब कयादरा की लड़ाई हुई थी। कयादरा की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1178 ईस्वी में हुई थी। और इसी लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किसने किया था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था इसको 1192 मतलब 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरे तरीके से पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गुजरात के चालुक्य वंश का महानतम शासक था? तो बताएं, गुजरात के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? जयराज जयसिंह सिद्धराज जो था, ये चालुक्य वंश का महानतम शासक है, ध्यान रखेंगे। 1994 से लेकर के 1143 ईस्वी तक शासन रहा इसका, जयसिंह सिद्धराज का। ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं, तराइन का प्रथम युद्ध आपसे बोलेगा कब हुआ था, तो आप बताओगे 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192 में हुआ था। ये सब बात ध्यान रखेंगे। कयादरा का युद्ध कब हुआ था? 1178 में लड़ा गया। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? बताएं, श्री वल्लभ जो उपाधि थी ये किसकी विशिष्टता थी भाई? ये थी चालुक्यों की विशेषता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धार जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो धार जिला जो है ये इंदौर डिवीजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम परमार वंश के एक राजा के नाम पर है? तो बताएं, तो वो किसके नाम पर है? वो भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, भोपाल। ऑप्शन नंबर महाभोज के नाम पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परमार वंश के किस राजा का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था जिसमें हारने के बाद परमार वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया था? तो राजा कौन सा था? वो राजा था महालक देव। 1305 ईस्वी की बात है, ये मर जाता है उसी समय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमार वंश के अस्तित्व का समय काल निम्न में से क्या था? परमार वंश का अस्तित्व का जो समय था वो आप अगर देखेंगे इनमें से, तो परमार वंश का जो अस्तित्व का समय काल रहा है वो 9वीं शताब्दी से लेकर के 1327 ईस्वी तक रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परमार वंश के जगत प्रसिद्ध शासक भोज जिनके नाम पर कहावत है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये भी प्रसिद्ध है कहावत, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? जो परमार वंश के प्रमुख शासक हैं महाराज भोज, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1000 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक। कहीं कहीं पर आपको 1010 भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1010 से आप लगा देंगे। 1010 से लेकर के 1055 या 1060 तक, 1055 तक बहुत सारे लोग मिलता है। तो ये इसका मतलब करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका इसमें बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, परमार वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था। देखिए परमार वंश का अंतिम शासक वैसे तो बोले महालक देव था, लेकिन महालक देव के बाद में 1305 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है संजीव सिंह परमार। संजीव सिंह परमार जो है ये 1305 से लेकर के 1327 तक शासन करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई कई पुस्तकों में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परमार वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ, तो 1327 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परमार वंश का संस्थापक कौन था। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 800 ईस्वी में स्थापना होती है, 818 ईस्वी तक शासन करता है उपेंद्र राज। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, फटाफट से आप बताएंगे। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। राजा भोज जो था ये परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमार वंश का प्रारंभ कौन सी शताब्दी माना जाता है। तो परमार वंश का जो वंश का मतलब प्रारंभ जो है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमारों की राजधानी स्थानांतरित राजधानी कहाँ थी। स्थानांतरित राजधानी उन लोगों की कहाँ थी, धार नगरी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, धंग शासक था, बताएं। धंग शासक था, फटाफट से आप बताएंगे कहाँ का शासक था धंग भाई। चहमान राजवंश का था, या चंदेल राजवंश का, या पाल राजवंश का, या चोल राजवंश का। धंग की अगर बात की जाए कहाँ का शासक था, फटाफट से आप बताएंगे। तो जो धंग शासक था ये कहाँ का था भाई, धंग जो था ये चंदेल राजवंश का शासक था। 950 से लेकर के 1008 ईस्वी तक शासन किया था चंदेल राजवंश पर, किसने, धंग ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी, बताएंगे सभी लोग। चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी क्या थी, बताइए। चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, खजुराहो थी चंदेल राजवंश की सांस्कृतिक राजधानी। अगला प्रश्न है, चंदेल शासक धंग प्रसिद्ध विजय किस पर था, बताएं। चंदेल शासक जो धंग था उसका प्रसिद्ध विजय किस पर था, ग्वालियर पर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। 950 से लेकर के 1050 के बीच में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वंश कश्मीर राजवंशों से संबंधित नहीं है। देखिए कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये आपका कश्मीर राजवंश से रिलेटेड है, जबकि चंदेल वंश कश्मीर से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक जो था वो चंदेल वंश का संस्थापक था। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना करी 831 में, 848 तक शासन किया इसने, ये बात ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में यही प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी। ये सब प्रश्न जो मैंने रखा है ये सब बहुत चुने चुने प्रश्न हैं, पिछले वर्ष 2 वर्षों में आप पूछे गए हैं या फिर अब की बार पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। चंदेल शासकों की राजधानी थी, बताएं। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी, महोबा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जेजाग भुक्ति का संबंध था, जेजाग भुक्ति का संबंध किससे था, चंदेल राजवंश से, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यशोवर्मा का शासनकाल था, बताएं। यशोवर्मा कन्नौज का शासक है, 690 से 740 ईस्वी तक शासन करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी क्या थी। खजुराहो जो है सांस्कृतिक राजधानी थी इसकी। आगे देखेंगे, भवभूति दरबारी कवि थे, बताएं। भवभूति किसके दरबारी कवि थे, देखिए भवभूति यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति की रचना देखिए मालती माधव के लेखक हैं कौन, जो है भवभूति, महावीर चरित्र के लेखक कौन है, भवभूति है, ठीक है। उत्तर रामचरितम के मानस या उत्तर रामचरित मानस के लेखक कौन है, उत्तर रामचरितम के, वो भी भवभूति है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था, तराइन के युद्ध में, प्रथम युद्ध में 1191 में जो होता है, और 1192 का जो युद्ध होता है तराइन का, उसमें हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान और जीत जाता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। ललित ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा, ललित विग्रहराज नाटक लिखा था सोमदेव ने, ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, अगला प्रश्न, शिव वासुदेव और सूर्य नामक हिंदू देवताओं का उपासक था, बताएं। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया गया है।
बताएंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, शिव, वासुदेव और सूर्य नामक हिंदू देवी देवताओं का उपासक कौन था इनमें से? तो वो कौन था? गोविंद चंद्र था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद चंद्र इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद चंद्र, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो किसकी रचना है ये? लक्ष्मीधर की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, जयसिंह का महासंधि विग्राहक कौन था? तो जयसिंह का महासंधि विग्राहक जो था वो था भैरव, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, काशी के राजा जयचंद्र के दरबार में किसने अपना राजदूत भेजा था? तो गुजरात नरेश जयसिंह सिद्धराज ने भेजा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का विद्वान लक्ष्मीधर किसकी राजसभा में निवास करता था? बताएं सभी लोग फटाफट से। संस्कृत का विद्वान लक्ष्मीधर किसकी राजसभा में रहता था? गोविंद चंद्र के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस शासक को सबसे मतलब को मल्लदेव या जयपाल भी कहते हैं? मल्लदेव या जयपाल? विजय चंद्र को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के विरुद्ध आक्रमण के लिए किसने गौरी को आमंत्रित किया था? बताएं। जयचंद ने, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गढ़वाल वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रदेव ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य का रचयिता कौन है? हम्मीर, जयचंद या जयानक, कौन है? हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका? हम्मीर महाकाव्य का रचयिता कौन है? हम्मीर महाकाव्य का रचयिता देखिए, एक तो नयन चंद सूरी जी हैं, लेकिन ऑप्शन में नयन चंद सूरी दिया नहीं है, तो ऑप्शन नयन चंद सूरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जयचंद काट दीजिए, नयन चंद सूरी लिख लीजिए और ए ऑप्शन लगा दीजिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? तो गढ़वालों की राजधानी थी वाराणसी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपके ध्यान से देखेंगे। चले, कलचुरी वंश की स्थापना किसने करी थी? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कलचुरी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने करी थी भाई? कोकल प्रथम ने करी थी। कब करी थी? 845 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई थी? 845 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी जो थी त्रिपुरी थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राज्य के कलचुरी वंश की कुल देवी हैं? तो राज्य के कलचुरी वंश की कुल देवी क्या कौन है? नागने चिया माँ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मीकर्ण का पुत्र कौन था? लक्ष्मीकर्ण का पुत्र इनमें से कौन था? गांगे देव जो है लक्ष्मीकर्ण का पुत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का राजकीय भाषा थी? कलचुरी वंश की राजकीय भाषा संस्कृत थी। अच्छा, कलचुरी वंश को माहिस्मती भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, संस्कृत थी कलचुरी वंश की राजभाषा। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल प्रथम किसका पुत्र था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये कलिंग राज का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कलचुरी की शाखाएं कहाँ स्थापित थीं? तो छत्तीसगढ़ की कलचुरी की शाखाएं स्थापित थीं रतनपुर और रायपुर दोनों जगह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश के यशकर्ण के पिता कौन थे? तो लक्ष्मीकर्ण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रारंभिक कलचुरी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक कलचुरी को आप है वंश कह सकते हैं, है, या फिर आप जो है माहिस्मती कह सकते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदावर में युद्ध लड़ा गया था, चंदावर का युद्ध, ये बात ध्यान रखेंगे। गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गोविंद चंद था, ये बात प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1194 में लड़ा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपसे पूछेगा कि ये बताओ जो है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप बताओगे 1194 में, ठीक है।
ये सब प्रश्न आपको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज मतलब इसमें विजयी रहा था, पृथ्वीराज चौहान इसमें मतलब मृत्यु हो गई थी इनकी। आगे देखिए, राय पिथौरा किसकी उपाधि है? बताएं, राय पिथौरा किसकी उपाधि है? आप सभी को पता होगा बिल्कुल, विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान की राय पिथौरा कहा जाता है, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, बात भी ध्यान रखेंगे। तो राय पिथौरा भी उन्हीं को कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय को। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अच्छा सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विजय, पृथ्वीराज विजय में मिलता है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। विक्रमांक देवचरित किसने लिखा है? तो इसको बिल्हड़ ने लिखा है। क्लियर? कल्हड़ ने क्या लिखा है? राज तरंगड़ी लिखा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। क्लियर? आगे देखें, चाहमान वंश यानी चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभ राज जो था, ये चाहमान वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल नरेश जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के बीच शत्रुता का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है विक्रमांक देवचरित में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्पूर देवी माता थी किसकी? कर्पूर देवी किसकी माता थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की माता थी, यहाँ पर तृतीय कर लीजिएगा। पृथ्वीराज तृतीय की माता थी कर्पूर देवी, और सोमेश्वर की पत्नी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीसल देव के रूप में जाना जाता है? तो बीसल देव के रूप में कौन जाना जाता है भाई? विग्रहराज चतुर्थ जो हैं, ये बीसल देव के रूप में जाने जाते हैं उनके नाम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ललित विग्रहराज नाटक का प्रणेता कौन था? ललित विग्रहराज नाटक के प्रणेता हैं सोमदेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सोमदेव इज राइट आंसर। तो इस तरीके से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप लोग जो है इस प्रश्न को रट डालिएगा। ओके, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। चलिए, हमीर महाकाव्य के रचयिता तो आप जानते हैं कौन है? नयनचंद सूरी। तो ये बात ध्यान रखिए, नयनचंद सूरी जी उसमें मिलेंगे, आप लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।